हेलो बच्चों, आज हम नीलकंठ का पार्ट 2 कर रहे हैं। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चल रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जब जब मैं मोर को देख रही थी, उसको ध्यान से निरीक्षण कर रही थी, उसको ध्यान से देख रही थी, तब तब साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में भी चल रही थी। मतलब वो भी नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे और वो मुझसे कह रहे थे, ईमान कसम, धंधे की कसम, उन चिड़ी मार ने मुझसे इसके 30 रुपए नकद लिए, मतलब कैश लिए, 12 का, मतलब बार बार कहा। भाई जरा सोच लो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है। बड़े मियाँ कहते कि मैंने उस चिड़ी मार को बहुत कहा कि अभी तो ये मोर के छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी कोई खासियत भी नहीं है कि तुम उनसे इतने सारे पैसे मांग रहे हो, बहुत बड़ी कीमत मांग रहे हो। पर वह मुझे क्यों सुनने लगा, परंतु वो कंजूस ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और उसने मुझसे पूरे 30 रुपए ले लिए। आपका ख्याल करके अचता पचता करके देना ही पड़ा। तब मुझे ध्यान आया कि महादेवी वर्मा जी को भी, गुरु जी को भी मोर के बच्चे चाहिए थे, इसलिए मैंने थोड़े बहुत अचता पचता करके ऊपर नीचे करके मैंने पैसे दे दिए। अब आप जो मुनासिब समझे, अब जो आपको ठीक लगे, आप वो उतने पैसे मुझे दे दीजिए। अस्तु अस्तु मतलब खैर जाने दो। 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े बिया के ईमान के नाम के देके मैंने छोटा पिंजड़ा कार में रखा। तब मानो वह जाली के चौखट के चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था कि मानो पिंजड़ा ही संजीव और उड़ने योग्य हो गया। अस्तु मतलब खैर जाने तो आखिरकार मैंने उनको 30 तो जो उन्होंने उसको चिड़ी मार को दिए थे वो, और 5 रुपए उनकी मेहनताना समझ लो, और उनकी मेहनत के मिलाकर मैंने उनको पैसे दे दिए। और जैसे ही वो मैंने पिंजड़ा उठाया और अपनी कार में रखा, तो जो पिंजड़ा पहले एकदम निर्जीव लग रहा था वो सजीव होकर दिखने लगा, क्योंकि वो पक्षियों के फड़फड़ाने लगे और ऐसा लगा कि वो पिंजड़े को लेकर ही उड़ जाएंगे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। अभी मैं घर पहुंची थी, बहुत ज्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी। मुझे लगा मैं सबको जाकर मोर दिखाऊंगी, लेकिन सब वहां घर जाते ही मुझे कहने लगे, अरे ये तो तीतर है, मोर मोर कह के ठग दिया, तुम्हें मोर के बच्चे कह दिया। और लेकिन है नहीं ये मोर के बच्चे। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे छिड़ जाने की दुर्बलता बन गई थी। तो उन्होंने कहा, मैं अक्सर ही ऐसे मुझे बेवकूफ बना दिया जाता था, और फिर मुझे लगा कि मैं फिर से एक बार बेवकूफ बन गई शायद से। इस बात पर मुझे अंदर से ही गुस्सा आने लगा, और यही मेरी दुर्बलता बन गई थी, मेरी कमजोरी बन गई थी कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ गया। अब प्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं। अब अंदर से तो वो दुखी थी, लेकिन ऊपर से वो शो नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा, ठीक है ना, तो क्या हुआ, तीतर नहीं है, तीतर है तो मोर नहीं है। मोर के क्या ऐसे क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी पंख होते हैं, ऐसे क्या सुरखाब के पंख होते हैं। सुरखाब भी एक तरह का पक्षी है जिसको आप, ये बर्फीले एरिया में मिलता है, जिसे आप रेड शेल डक भी बोलते हैं। तो उनके बहुत रंग बिरंगे पंख होते हैं। तो उसने बोला कि क्या ये, इसमें क्या मोर के क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं तो पक्षी ही ना। तो उन्होंने ऐसा जैसे कि ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उन्होंने बोला। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। अब वो उनको अंदर अंदर से मन में गुस्सा आने लगा। इस कारण से उनका जो पक्षियों के प्रति रवैया था वो थोड़ा सा बदल गया। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। उन्होंने बोला, सबसे पहले तो मैं उनको अपने जो मेरा पढ़ने लिखने का कमरा था, जहाँ पर वो अक्सर बैठ के कहानियां लिखा करती थी, उसका दरवाजा खोला। फिर 2 कटोरी में सत्तू, सत्तू एक पेय पदार्थ होता है जो अक्सर जौ से बनता है, गर्मियों में पिया जाता है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो वो छोटी छोटी 2 कटोरियों में सत्तू की गोलियां रखी और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकल कमरों में मानो खो गए हो। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि वो पिंजड़ा इतना छोटा था कि वो पक्षियों का पिंजरा कम और मुझे चूहों का पिंजरा ज्यादा लग रहा था, और उसमें से वो निकलकर कमरों में ऐसे खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी के कागजों की टोकरी को ही अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। तो लास्ट में जब वो थक गई इधर उधर छुप कर, तो फिर जब थकने के बाद जो मेरी एक रद्दी की टोकरी थी जिसमें पुराने कागज जिनको मैं यूज नहीं करती थी, या फिर कहानियां लिखने के बाद कई बार वो कागज फाटती थी, वो वाले सब कागज पड़े थे, और वो मेरी रद्दी की टोकरी थी, और उसको ही उन्होंने अपना घर बना लिया। 2-4 दिन वो इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते। तो इस तरह वो पहले तो इधर उधर घूमते रहते थे,
और फिर जब रात हो जाती थी तो वो रद्दी की टोकरी में आकर सो जाते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक से आविर्भूत होने लगे। जब उनको फिर आश्वस्त हो गए, विश्वास हो गया कि हम यहाँ पर सेफ हैं, तो फिर तो वो कभी मेरी मेज पर बैठ जाते थे, कभी मेरी कुर्सी पे बैठ जाते थे और कभी कभी तो अचानक से मेरे सिर पर ही प्रकट होने लगे थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। महादेवी वर्मा जी कहती है मेरे कमरे का जो खिड़कियां थी उनके ऊपर तो नेट लगी हुई थी, जाली लगी हुई थी, लेकिन दरवाजे पे कोई नेट नहीं थी, जाली नहीं थी, इसलिए मुझे दरवाजा बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी। चित्रा मतलब उनकी बिल्ली। अगर मैं ये दरवाजा खुला रखती तो फिर जो चित्रा थी वो उनको, चित्रा को पता चल जाता कि अरे यहाँ तो कोई नव आगंतुक मतलब कोई नए ही गेस्ट आए हैं, ये आए कौन है, ये अनुमान करना कठिन, और उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं था। तो उनको महादेवी वर्मा जी कहती है ये बात मुझे बहुत अच्छे से एक्सपेक्टेड थी कि अगर चित्रा को पता चल गया कि ये कौन नए मेहमान आए हैं और उसके शोध मतलब रिसर्च का क्या परिणाम, क्या रिजल्ट होता, ये मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वो क्या करती फिर इनका हाल। वैसे वे चूहों पे आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों का अनिर्दिष्ट चेष्टा का प्रश्न था। वो बोली कि वैसे वो बिल्ली है जो वो चूहों पे किसी भी तरह से आक्रमण नहीं करती, अटैक नहीं करती, लेकिन ये जो दोनों पक्षी पूरी तरह से बिल्कुल ही अपरिचित जो नए नए आए हैं और यहाँ पर आकर इन्होंने पूरी तरह से अधिकार जमा लिया, वो फिर एक चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों अहरे गहरे मेरी मेज पर अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जरी के लिए असहाय ही कही जाएगी। तो उसके मन में क्या आता, चित्रा के मन में, कि ये दरवाजा महादेवी वर्मा जी का दरवाजा उसके लिए तो कभी खुला नहीं आज तक, और ये दोनों जो अभी अभी नए नए एरा गहरा आए हैं ये आकर मेरी मेज कुर्सियों को अपना सिंहासन बनाकर बैठ गए हैं और मेरे लिए ये दरवाजा खुला नहीं। ये उस स्वाभिमानी बिल्ली को बिल्कुल ही असहाय मतलब बिल्कुल असहनीय होना था। वो बिल्कुल भी ये बात सहन नहीं कर सकती थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब वो जो मेरा कमरा था जहाँ पे मैंने शुरू में उनको रखा था वो धीरे धीरे अब कमरा कम और चिड़ियाघर ज्यादा लगने लगा था, तो फिर आखिरकार मैंने उनको वहां से निकाल कर जो जहाँ सारे जीव जंतु रहते थे वहां पर मैंने उनको पहुंचाया। दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे नव वधु के आगमन पे परिवार में स्वाभाविक है। जैसे बोले कि मैं उन मोर मोरनी को उस जगह पर लेके गई तो बाकी जीव जंतु वैसे उसको ध्यान से देखने लगे, मोर मोरनी को ऐसे ध्यान से देखने लगे कि जैसे जब वो कोई नई दुल्हन आती है तो छोटे छोटे बच्चे ध्यान से छुपकर इधर उधर से देखते हैं, वैसे ही लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर घुटरगु की राखनी अलापने लगे। जो कबूतर वो हर पक्षी को एक नाम देती थी, तो इसमें उन्होंने कबूतर का जो है वो नाम क्या है, लक्का। लक्का कबूतर ने अपना नाचना छोड़ दिया और उन्हीं के चारों ओर ही घूम घूम कर घुटर की रागनी अलापने लगा, मतलब वैसी आवाजें निकालने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, और जो बड़े खरगोश थे वो जैसे घर के बुजुर्ग होते हैं ध्यान से देखना कि हाँ ये सलीके से रह रहे हैं या नहीं रह रहे, वैसे देखने लगे। उनकी गोंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे, और छोटे बच्चे तो आखिर छोटे बच्चे ही होते हैं, वो तो शैतानी करते ही हैं। वो जैसे ऊन का गोले का एक बार खुल जाता है तो वो ऊन का गोला हाथ में नहीं आता, वैसे ही वो ऊन के गोले की तरह छोटे खरगोश इधर उधर भागने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में तो मानो भूचाल आ गया, और जो तोते थे वो जैसे आप देखते हो ना जैसे जासूस होते हैं, एक आंख बंद करके एक हाथ में लेंस होता है, वैसे देखने लगे उनको बहुत ध्यान से, और ऐसा लग रहा था कि मेरे चिड़ियाघर में कुछ तो जो शांति थी वो एकदम से कुछ भूचाल ही आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंग में थे जैसे इल्ली से तितली का बनना। धीरे धीरे जब वो बच्चे बढ़ने लगे तो ऐसे लगने लगा जैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है।
मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। यहाँ पे मोर का चित्रण किया गया है कि कैसे कैसे मोर बड़ा हो रहा था। जो उसके सिर की कलगी थी और सघन मतलब और घनी हो गई, ऊंची हो गई और चमकीली होगी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई मतलब और तेज और थोड़ी सी टेढ़ी भी होगी। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ झलकने लगी। उसकी आंखें गोल गोल हो गई और उसमें भी नीली तरह की चमक और एक चंचलता झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा का हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण मान दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। और जो उसकी नीली और हरी रंग की जो गर्दन थी उसमें अलग अलग तरह की भंगिमा में मतलब जैसे जैसे अलग बॉडी के जेस्चर पोस्चर लेते थे उसमें धूप छाई तरंगे उठने लगी। धूप छाई मतलब डबल शेड आने लगी। कभी एक साइड गर्दन मोड़ते थे तो हरा रंग दिखता था और दूसरी साइड मोड़ गर्दन मोड़ता था तो नीला रंग दिखता था। और उनके दक्षिण उत्तर दोनों पंखों में सलेटी आप ग्रे कलर बोल सकते हो, ग्रे और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा मतलब वो लकीरें साफ दिखने लगी। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। और उसकी पूंछ और लंबी हो गई और पंखों पे चंद्रमा के शेप में इंद्रधनुषीय रंग उग गए। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उनके पैरों का कलर तो नहीं था लेकिन उसमें गति बहुत गर्वीली थी मतलब गर्व से भरी हुई थी। वो चलता था तो बहुत अच्छा लगता था। एक नई गरिमा से भर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। मतलब जितने भी उसके ये सारे पोस्चर्स थे या ये सारे काम थे उस सब क्रियाओं में उसके सब कामों में एक जो सुकुमारता कि जैसे जैसे अभी किसी बचपन से किसी में यौवन आता है झलकता है वो सब सौंदर्य झलक रहा था। उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। मैं आपको उसका शब्दों में चित्रण नहीं कर सकती, गति का चित्र आका नहीं जा सकता। मतलब उसकी एक एक जो बॉडी जेस्चर्स पोस्चर्स थे उसमें इतनी गति थी कि मैं उसको आपको चित्रों में बयान नहीं कर सकती। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलकी, पंखों की शाम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारनी होने का प्रमाण देने लगी। इसमें कह रहे हैं कि मोर जो मोरनी है वो मोर के जितनी सुंदर तो नहीं बनी, उतनी चमत्कारी मतलब एकदम से मिराकल हो गया हो ऐसा तो कुछ नहीं लगा, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, जो उसकी लंबी गर्दन थी, धूप छाई का मतलब है कि उसकी गर्दन पे डबल शेड आती थी, कभी नीले रंग की कभी हरे रंग की लगती है जैसे हम मोर को देखते हैं। हवा में चंचल कलगी, जो उसकी कलगी थी वो बहुत ही चंचल थी मतलब एक जगह कलगी ठहरती नहीं थी तो चंचल थी, कभी इधर कभी उधर हवा में घूमती रहती थी। पंखों की शाम श्वेत, शाम मतलब ब्लैक कलर, श्वेत मतलब सफेद रंग की पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारनी होने का प्रमाण देने लगी। धीरे धीरे मंथर गति से धीरे धीरे वो भी एक पत्र लेखा मतलब हम फीमेल को भी कह सकते हैं कि वो भी एक मोर की उपयुक्त बिल्कुल सही एक सहचारनी आप उसको बोल सकते हैं कि जो उसके साथ चलने वाली उसकी कंपेनियन, सही तरह से उसकी कंपेनियन लगने लगी, फ्रेंड लगने लगी, उस बात का प्रमाण देने लगी, उस बात का सर्टिफिकेट देने लगी कि मैं भी मोर से कम नहीं हूँ। हाँ लेकिन वो थोड़ी मोर जितनी सुंदर तो नहीं थी लेकिन मोर से कम भी नहीं थी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और छाया के समान साथ रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। अब नीली गर्दन के कारण मोर का नाम तो रखा गया नीलकंठ और हमेशा उसके साथ परछाई की तरह रहने के कारण उस मोरनी का नाम रखा गया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं हुआ कि कब नीलकंठ ने अपने चिड़िया घर के सभी निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था। महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि मुझे खुद को ही नहीं पता चला कि कब मोर वहां का एक केयर टेकर के रूप में उन्होंने अपने आप को नियुक्त कर लिया था, मतलब अपने आप को अपॉइंट कर लिया था। सवेरे ही वह जब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता, जहाँ दाना दिया जाता है वहां घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो उसे तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने तोड़ा, तो सबका बहुत ध्यान रखता था।
जहाँ पे वो दाना चुगते थे तो वो सबकी रखवाली करता था कि बाहर का कोई जीव जंतु आकर इनके ऊपर आक्रमण ना कर दे। और कोई भी कोई गड़बड़ करता था, दाना इधर उधर बिखेर देता था या किसी और को खाने नहीं देते थे, तो अपनी चोंच से वो उनके ऊपर तीखे प्रहार करके उनको पनिश करता था, दंड देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह अपनी चोंच में उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वह अंत कर्दन न करने लगते तब तक उन्हें अधर में ही लटकाए रखता था। मतलब खरगोश के बच्चे तो अगर शरारती थे बहुत ज्यादा, और वो उनको जब भी वो कोई शरारत करते थे तो उनका कान पकड़ के उनको ऊपर ही उठा लेता था, और जब तक वो मतलब एक हिसाब से बोलते हैं ना कि कैथारसिस नहीं कर लेते थे कि सॉरी सॉरी हमसे गलती होगी, एक तरह से रोने नहीं लग जाते थे, तब तक वो उनको अधर में ही लटकाए रखता था, मतलब बीच में ही लटकाए रखता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार भी हो जाता था। मतलब कई बार तो इतनी तेज अपनी चोंच से उनके कान खींचता था कि उनकी पर्सिंग, कानों की जो पर्सिंग, कानों में छिदवाना होता है वो भी हो जाता था। वो भी संस्कार, मतलब वो भी एक रीत होती है, वो भी हो जाती थी। इसके बाद फिर वे कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। दंड विधान के समान ही वे उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनसे नफरत करता था। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा बहुत डांटना भी पड़ता है, और बिल्कुल ही वो वैसे करता था। वो अपने जीव जंतुओं से बहुत ही प्रेम करता था। प्रेम असाधारण था, मतलब कुछ अलग ही था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्यार था। प्यार प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता था और सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुअल सा खेलते रहते थे। और वो जैसे ही पंख फैला लेता था तो उसके पंख इतने घने थे कि कोई इधर छुप जाता था, कोई इधर छुप जाता था। मतलब सब पशु पक्षी उसमें हाइड एंड सीक का गेम खेलते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया और सब ऐसे आराम से सब अपने अपने में मगन थे, और अचानक से उस जाली में से कहीं से एक सांप अंदर आ गया, भीतर आ गया, अंदर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छुप गए। केवल एक शिशु खरगोश ही सांप की पकड़ में आ गया। एक छोटा सा खरगोश का बच्चा उस सांप की पकड़ में आ गया। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, और शीश आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। और जैसे ही सांप आया और उसने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया और आते ही उसे अपने मुंह में डाली, और उससे खरगोश का बच्चा तो छोटा सा था और आधा तो उसके मुंह में ही चला गया। बेचारा इतना डर गया, सहम गया, और उसके कारण ही वो ची ची कर रहा था, जो कि वो बहुत ऊंची आवाज नहीं थी। डरे हुआ खरगोश कितनी ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो ची ची की आवाज आ रही थी, जो कि किसी को स्पष्ट सुनाई भी नहीं दे रही थी, क्लियर सुनाई भी नहीं दे रही थी। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। और नीलकंठ जो है वो ऊपर झूले में सो रहा था, और अचानक से उसने वो धीरे धीरे जो उसके जो चौकन्ने कान थे, जो अलर्ट जो उसके कान थे, उस धीरे वाली आवाज को भी पहचान लिया, उस व्यथा को भी, वो दुख भरी आवाज को भी पहचान लिया, और वो फटाक से नीचे एक सब कुछ समेटकर नीचे से झपट्टे से नीचे आ गए। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। खास सांप का फन मतलब वो जो उसका मुंह था, अगर वो वहां चोंच मारेगा तो चोंच के अंदर जो उसके फन है उसके अंदर खरगोश है, तो ऊपर से चोंच मारेगा तो वो खरगोश को भी चोट पहुंचा सकती है। उसने सांप की फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। इसलिए उसने फन पर नहीं मारा बल्कि फन के आसपास मारा, और इतने प्रहार किए, इतनी जोर जोर से मारा कि वो जो सांप था वो अधमरा हो गया, मतलब बेहोश जैसा हो गया, आधे मरे जैसा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष सा वहीं पड़ा रहा। मतलब वो बाहर तो आ गया खरगोश, लेकिन वो निश्चेष्ट मतलब एक बेहोशी जैसी हालत में वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। राधा उस समय तो नीलकंठ के पास उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आई। शायद उसको ऐसा लगता था कि नीलकंठ अकेला ही बहुत है, हो सकता है, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना, लेकिन धीरे धीरे उसने जो अपनी आवाज निकाली उससे सब लोगों को उसने ये बता दिया कि यहाँ कुछ नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे कुछ तो एबनॉर्मल है। सब और प्रसारित कर दिया, मतलब सब और ब्रॉडकास्ट कर दिया, टेलीकास्ट कर दिया। माली पहुंचा, फिर हम पहुंचे। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं
कि उसकी जो मोरनी की आवाज थी उससे वो सुनकर फिर पहले तो माली पहुंच गया, फिर हम सब पहुंच गए। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उसे शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। तो नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, मतलब 2 टुकड़े कर चुका था, और वो जो छोटा सा खरगोश का बच्चा था सारी रात उसे अपने पंखों में गरमाइश देता रहा। और कार्तिकेय ने अपने युद्धवान के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिकेय हम यहाँ शिवजी भगवान के बेटे हैं और गणेश जी के भाई हैं। और जैसे गणेश जी की सवारी है चूहा, इसी तरह कार्तिकेय की सवारी है मोर। तो अब समझ में आता है कि कार्तिकेय भगवान ने क्यों मोर को चुना अपनी सवारी के लिए। एक तो उसका रूप बहुत सुंदर होता है मोर का, और दूसरा स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। तो मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है और वो आर्ट लवर भी है और एक ब्रेव पक्षी है। हिंसक मात्र नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हिंसा करता रहता है, दूसरों को मारता रहता है। हाँ, दूसरों की रक्षा के लिए या अपनी रक्षा के लिए अगर किसी को मारा जाए तो उसे हिंसा नहीं कह सकते। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। इसलिए हम उसको बाज मतलब ईगल इनकी फैमिली में नहीं रखते। ईगल और ये सब तो दूसरों की हाथ से खाना भी छीन लेते हैं, दूसरों के मुंह से भी निवाला छीन लेते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि उनको मयूर को, मोर को हम ईगल की फैमिली में नहीं मान सकते। नीलकंठ में उसका जातिगत विशेषताएं तो थी, उनका मानवीयकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में इंद्रधनुष्य के गुच्छे जैसे पंखों का मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उसके नृत्य में एक सहज जात लय ताल रहता था। तो नीलकंठ में उन पक्षियों जैसी अब उसकी फैमिली के थे तो वो सब विशेषताएं तो आनी ही थी। मेघों की सांवली छाया में जैसे ही बादल आ जाते थे और बादल जब घिर जाते थे तो एक सांवली छाया पड़ जाती थी, मतलब जो ब्लैक से थोड़ा सा कम हो गया उसे सांवली बोलते हैं। इंद्रधनुष्य के गुच्छे जैसे जो उसके पंख थे जिसमें इंद्रधनुष्य रंग थे वो उनको पूरा फैलाकर पूरा एक शेप मंडलाकार मतलब सेमी सर्कल वाली पूरी शेप देकर वो नाचता था। तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था, मतलब उसमें एक रिदम रहती थी। आगे पीछे दाहिने बाहिने क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर सा जाता था, फिर धीरे धीरे आगे पीछे घूमकर अचानक से रुक जाता था। अलक्ष्य मतलब उसका कोई मेन एम नहीं होता था, मोटिव नहीं होता था कि मुझे नाचते नाचते इस जगह तक पहुंचना है, कहीं पर भी आकर वो रुक जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। ठीक है, वो जो राधा थी वो नीलकंठ से इतना अच्छा तो नहीं नाचती थी, लेकिन फिर भी उसकी गति में भी एक छंद, एक रिदम रहती थी। मैं नृत्य मगन होकर नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर निकल जाती थी। वो ऐसे गोल गोल रोटेट होके घूमती थी, मतलब राइट साइड से घूमती हुई लेफ्ट साइड को आ जाती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। जैसे वो रोटेशन कर रही थी उससे पता चलता था कि हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें रिदम नहीं है। वो भी डांस जो कर रही थी वो भी रिदम में कर रही थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मुझे नहीं समझ में आता कि नीलकंठ को कैसे पता चल गया कि जब वो मोर डांस करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह तो नहीं बताया जा सकता है। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों की सतरंगी मंडला का छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही मैं उसकी जाली के पास गई तो वो अचानक से अपनी जाली से उतरकर नीचे आ गया और एक मंडलाकार वो जैसे मोर नाचती हुई जो उसके भंगिमा होती है, जो उसके पोस्चर होते हैं, उस पोस्चर में खड़ा हो गया। तब से वह नृत्य भंगिमा नृत्य का कर्म बन गई थी, मतलब तब से वो उस पोस्चर में डेली खड़ा होता था। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। और बोलती है कि मेरे साथ कोई ना कोई गेस्ट भी होता था, या तो इंडियन होता था या तो फिर वो आउट ऑफ इंडिया के होते थे। और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयादीभूत हो जाता था।
और जैसे ही वो नीलकंठ उस पोस्चर में आता था तो हर कोई वो सोचता था कि ये जैसे हमें एक रिस्पेक्ट दे रहा है, ग्रेटिट्यूड दे रहा है, रिगार्ड दे रहा है। जैसे हम किसी डॉग के पास जाते हैं, कुत्ते के पास जाते हैं तो वो अपनी पूंछ हिला के हमें रिगार्ड देते हैं, वैसे ही वो भी उसी पोस्चर में खड़ा हो जाता था और सब लोगों को हैरान कर देता था। और कई विदेशी महिलाएं तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली कि वो इतनी रिस्पेक्टफुल, अगर किसी को रिस्पेक्ट दे रहा है तो इट मीन्स ही इज वेरी परफेक्ट जेंटलमैन। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पे रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आ जाती थी और विस्मय भी होता था। वो बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि यही चोंच थी जिससे उसने विषधर को, मतलब सांप को, इतनी बुरी तरह मार दिया था, और यही चोंच से ही वो मेरी हथेली से जब दाने उठाता है तो उसको पता है कि मुझे हथेली से दाने बहुत आराम से उठाने हैं, बहुत होले होले उठाने हैं। इस बात को सोचकर मुझे हंसी भी आती थी और हैरानी भी होती थी कि कितनी समझ है इनमें। फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। फलों के वृक्ष तो भाते ही थे, लेकिन उससे भी ज्यादा पुष्पों वाले और पत्तों वाले वृक्ष उन्हें ज्यादा अच्छे लगते थे, फूलों और पत्तों वाले। बसंत में आम के वृक्ष की सुनहली मंजरियों से लज जाते थे, अशोक के लाल पलों से ढक जाता था। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। और जैसे ही बसंत ऋतु आती थी, स्प्रिंग सीजन आता था, जब नए नए पत्ते, नए नए फूल उगते थे पौधों पे, पेड़ों पे, तब वो इतना अस्थिर हो जाता था, मतलब उससे अंदर रुका ही नहीं जाता था। उसको ऐसे लगता था कि बस अब तो मुझे इस जाली से, इस घर से बाहर निकलना ही निकलना है। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। और जैसा कि आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा मोर वर्षा ऋतु में नाचते हैं, तो उन दोनों की जो फेवरेट सीजन था वो वर्षा ऋतु ही थी, रेनी सीजन ही था। मेघों के उमड़ आने पर पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। और उनको तो पहले से ही पता चल जाता था कि बस अभी बारिश होने वाली है, और वो इतने खुश हो जाते थे कि वो अपनी आवाजों से ऐसे लगता था कि वो आसमान तक उन्होंने सोपान पंक्ति, मतलब सीढ़ियां बना दी हैं कि बस अब इन सीढ़ियों से ये बारिश है वो नीचे आ जाए। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसने तन्मय नृत्य का आरंभ होता था। और फिर वो जैसे ही बादलों की गर्जन होती थी, उसी के साथ ही वो इतना कॉन्सेंट्रेट होकर डांस करने लग जाते थे। फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग भी उतना ही बढ़ता जाता। उतनी ही स्पीड से नीलकंठ भी नाचने लगता और उसकी केका का स्वर उतना ही मन से मंतर हो जाता। और जो जोर जोर से बोलता था वो आवाज धीरे होती जाती थी, लेकिन गाने की उसकी डांस की स्पीड उतनी ही तेज हो जाती थी। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे का दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था। और जैसे जब वर्षा रुक जाती थी और फिर उसको जब अपने आप को सुखाना होता था, ड्राई करना होता था, तो वो राइट साइड के पंजे पे राइट साइड का पंख रखता था और लेफ्ट साइड के पंजे पे लेफ्ट साइड का पंख रख के फुल अपने आप को सुखाता था। कभी कभी वे एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों का गीलापन भी दूर करते थे। और कभी कभी वो दोनों, जैसे स्ट्रॉ से हम पानी पी लेते हैं, वैसे वो एक दूसरे के पंखों से पानी पीकर एक दूसरे को ड्राई कर लेते थे। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह एक करुण कथा है। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ इतना आनंद उत्साह से चल रहा था, फिर अचानक से एक बेमेल स्वर, मतलब जब खुशी के राग चल रहे थे और फिर क्यों बीच में से किसी के रोने की आवाज खमनशो आ जाए, एक बेमेल स्वर, मतलब अच्छी अच्छी चीजें चल रही थी तो फिर क्यों एक बेमेल स्वर बीच में आ गया। ये भी एक करुण कथा है, मतलब एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। एक दिन मुझे किसी कार्य से न खास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। एक महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मुझे एक बार फिर वो जहाँ से चिड़िया तोते इनका बाजार होता है, वहां जहाँ इनकी खरीद फरोख्त होती है, वहां से मुझे फिर निकलना पड़ा और फिर बड़े मियाँ जी ने फिर मेरी कार रोक ली। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प कर करके मैं बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को अपने ही ध्यान का केंद्र बनाया। इस बार महादेवी वर्मा जी कहती है, मैंने पक्का से सोच लिया था कि मैं कोई और पक्षी नहीं ले
लेकर आऊंगी। आप सोच, लेकिन फिर भी क्या होता है कि फिर वही चीज हो जाती है। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि हम कोई भी ड्रेस ब्लू कलर की नहीं लेंगे, हमारी फेवरेट है, लेकिन ब्लू कलर की ऑलरेडी बहुत सारी ड्रेसेस होती है और फिर हम वही ब्लू कलर की ड्रेस ले आते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने सोचा था कि मैं इस बार कोई भी पक्षी की ओर नहीं देखूंगी, इसलिए उनका ध्यान कहीं इधर उधर ना जाए, इसलिए वो उन्होंने कहाँ पर अपना कंसंट्रेशन कर दिया कि जो बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी थी, जो बिखरी बिखरी सी दाढ़ी थी और जो उन्होंने अपने चश्मे पे एक वाइट सी डोरी बांधी हुई थी, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान कर लिया ताकि मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए। ये ऐसा उन्होंने संकल्प किया, डिटर्मिनेशन किया कि मैं नहीं कहीं देखूंगी। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना भी कठिन था, लेकिन बड़े मियाँ के पैरों के पास ही एक मोरनी पड़ी थी और आप उसको अनदेखा, उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। मोरनी राधा के समान ही थी, उसके मूंछ से बंधे दोनों पंचों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वे खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो मतलब मूंछ मतलब एक तरह की घास होती है जो ऐसा इजिली हाथ से नहीं टूटती है, और हरे पत्ते वाली सब्जियों पे कई बार उसी घास से ही वो सब्जी को बांधा होता है। उसी मूंछ से ही जो थी मोरनी के पंचों को इकट्ठा बांधा हुआ था और इतनी जोर से बांधा हुआ था कि वो टूट कर एक साथ इकट्ठी सी हो गई थी और वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया। फिर बड़े मियाँ जी बोलना स्टार्ट हो गए कि देखो ना गुरुजी, क्या हाल कर दिया इस मोरनी का, ऐसे भी कभी कोई चिड़िया पकड़ी जाती है, आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर पटक देता, पर आपसे यह अधमरी मोरनी को ले जाने को कैसे कहूं। तो साथ में वो बातें भी बनाने लगा कि देखो ना कैसे उस शिकारी ने इस मोरनी को पकड़ा है, पकड़ते पकड़ते इसकी बेचारी की जान तक भी चली जा सकती थी, इतने हाथ पैर उसके तोड़ दिए। ऐसे थोड़ा ना चिड़िया पकड़ी जाती है, अगर आप ना आई होती ना तो मैं उसको कहता ये ले भैया तो अपनी मोरनी वापिस ही ले जा, उसी के सिर पे ही वापिस बांध देता, पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। मतलब वो कह रहा कि भैया मुझे बेचनी तो है, पर ये बेचारी अधमरी सी है, आधी मरी है आधी जिंदा है, इतनी घायल है, मैं आपको भी कैसे कहूँ। सारांश ये है कि 7 रुपए देकर मैंने अगली सीट पर रखवा कर घर ही ले आई। सारांश मतलब अगर हम उस चीज को संक्षेप में बताएं, ब्रीफली बताएं, तो आखिरकार मैंने वो मोरनी को 7 रुपए दिए और अपनी गाड़ी में रखकर मैं ले आई। आप नोटिस करो, देखो पहले वो 2 मोरनी के बच्चे 30 रुपए उधर और 5 रुपए 35 रुपए में लाई थी, लेकिन अभी ये मोरनी 7 रुपीज में लेकर आ गई। और फिर एक बार मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना, क्योंकि अब वो मोरनी को भी वहां पे नहीं छोड़ सकती, तो पहले उन्होंने अपने कमरे में रखा और उसको एक अस्पताल का रूप दिया, क्योंकि मोरनी बहुत घायल थी, पंचों की मरहम पट्टी देखभाल करने पे महीने भर में अच्छी होगी। तो धीरे धीरे मैंने उसकी रोज ड्रेसिंग की, मरहम पट्टी करी और वो फिर पहले जैसी हो गई। उंगलियों तो वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंचों पे डगमगाती हुई चलने लगी। ठूंठ मतलब जैसे बट बोलते हैं ना, कोई भी हम पेड़ काट देते हैं ऊपर से और वो जो नीचे का एरिया रह जाता है वो बट होता है, ठूंठ उसको बोलते हैं। तो उंगलियां तो थी नहीं, तो वो एक साथ से पूरा पंजा एक साथ से चिपका हुआ था, तो इसलिए उन्होंने उसको ठूंठ बोला। वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही और तब उस चाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। और फिर मोरनी को आखिरकार 1 महीने के बाद जब वो ठीक हो गई तो फिर उसको उसी घर में पहुंचाया गया जहां पर नीलकंठ और राधा रहते थे और बाकी जानवर पशु पक्षी रहते थे। नाम के अनुरूप उसका स्वभाव भी कुब्जा ही प्रमाणित हुआ, जैसा उसका नाम था। मतलब कुब्जा मतलब किसी चीज पे कब्जा कर लेना, हक जमा लेना, एक्वायर कर लेना किसी चीज को, और उसका नाम जैसा था उसका नेचर भी, स्वभाव भी वैसा ही निकला। अब तक तो नीलकंठ और राधा के साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखने की बातें तोड़ती थी। अब तक तो नीलकंठ और राधा की जोड़ी बहुत अच्छी थी, वो दोनों बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन जैसे ही ये कुब्जा आई वो उनको तो एक साथ देख ही नहीं सकती थी, और जैसे ही वो साथ होते थे उनको मारने दौड़ती थी। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और उसके साथ रहना चाहती थी। नीलकंठ तो उस कुब्जा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन कुब्जा नीलकंठ के साथ ही रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना ही किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसकी खुद की कुब्जा की फ्रेंडशिप तो किसी जानवर से, जीव जंतु से हुई नहीं, और किसी को नीलकंठ के पास भी नहीं आने देती थी। मतलब ऐसा शो करती थी कि नीलकंठ तो सिर्फ मेरा है, तुम कोई बात नहीं कर सकते। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छुपाए बैठी थी, और इसी दौरान ही राधा के भी
राधा ने भी 2 अंडे दिए और जिसको वो कुब्जा से बहुत बचा कर रखी हुई थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। जैसे ही कुब्जा को पता चला कि राधा के पास 2 अंडे हैं, राधा ने 2 अंडे दिया, उसने अपनी चोंच से उनको तोड़ दिया और उनको हर तरफ बिखेर दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। और जब घर में इतना गंदा वातावरण हो और वो राधा के पास भी उसको नीलकंठ को नहीं आने देती थी, तो वो नीलकंठ एकदम उदास सा रहने लगा। कई बार तो वे जाली के घर से निकल भागा। कई बार इंसान सोचता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और घर से ही बाहर चला जाता है। वैसे ही नीलकंठ ने किया। कई बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं के पीछे छिपा बैठा रहता था। मतलब आम की जो ब्रांचेस थी उन्हीं में ही छिपा रहता था, उस जाली में आता ही नहीं था। जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा, पुचकार कर मतलब बहुत पैम्पर करके मोर को नीचे उतारती है महादेवी वर्मा जी। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा और कभी तो एक बार तो मेरी खिड़की के शेड पे ही छिप गया। मेरे दाना देने जाने पर तो सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट, आंखों में शून्यता ही रहती थी। वो बोलती, जब मैं दाना देने जाती थी तो मेरी रिस्पेक्ट में खड़ा तो होता था, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी वो एक अलग तरह का खालीपन था, शून्यता थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब मेल हो जाएगा। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी अपने ऊपर ब्लेम लगा रही हैं कि मैं अनएक्सपीरियंस्ड थी, मुझे अनुभव नहीं था और मैं यही सोचती रही कि एक दिन इन सब में आपस में दोस्ती हो जाएगी। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छुपा कर बैठता है। मेरे पुकारने पर भी उसके उठने का संदेह हुआ और उन्होंने उन नीलकंठ को पुकारा, लेकिन उन्हें लगा कि नीलकंठ तो उठा नहीं, क्यों नहीं उठा? ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि नीलकंठ को वो पुकारे और नीलकंठ उठे ना। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं, वो उठेगा कैसे, वो तो मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। वो क्यों मर गया, कैसे मर गया, ये महादेवी वर्मा जी को भी नहीं पता। ना तो उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के सतपथ जैसे शरीर पर किसी भी चोट का चिन्ह मिला, ना तो ऐसा लगा कि किसी ने कुछ मारा है, कोई चोट भी नहीं थी। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम लेके जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया, तब पंखों की चंद्रिकाओं के बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठने लगा। वो बोले कि मैं उसको शाल में लपेट के जब गंगा के संगम पर ले गई कि अब वो मर गया तो मैं उसको गंगा में बहा दूं, और उसके जो गंगा का जल इतना निर्मल था कि जैसे ही उन्होंने वो मोर को वहां पर गंगा में प्रवाहित किया तो नीचे से पूरा प्रतिबिंब ऐसे लग रहा था कि पूरा एक मिरर बन गया, शीशा बन गया, और उसी पूरे पानी में मोर के ही पंख दिखाई देने लगे और ऐसे लगा कि गंगा ने एक बहुत बड़ा एक मोर है, वैसे ही तिरंगे उसमें उठने लगी, लहरें उसमें उठने लगी। नीलकंठ के ना रहने पे राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही, और जैसे ही राधा को पता चला कि नीलकंठ मर गया, राधा भी बेचारी बहुत चुप चुप सी रहने लगी। कई बार भागकर लौट आया था, आते हुए प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर बैठी रही। मतलब कई बार जो नीलकंठ चला जाता था लेकिन लौट आता था। इस बार फिर राधा को ऐसे लग रहा था कि शायद वापस आ जाएगा, शायद वापस आ जाएगा, ये सोचकर वो दरवाजे पर बैठी रही। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ कर दी। वो तो वहीं पे इंतजार करती रही राधा, लेकिन जो कुब्जा थी वो उस पक्षी ग्रह से बाहर निकल आई, उस जहां वो लोग रहते थे वहां से बाहर निकलकर और वो नीलकंठ को ढूंढने लगी। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कटनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। जैसे ही जाली वाला दरवाजा खुलता और वो इन सब पेड़ों के पीछे उसको ढूंढती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई और वो उसको ढूंढती ढूंढती जब आम के पेट से नीचे उतरी तो कजली, यहाँ पर एक बिच का नाम है, कुतिया का नाम है, जो उसके सामने आ गई और स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच मार दिया। उसका नेचर ही ऐसा था कि वो सबको मारती रहती थी। अब उसका नेचर था तो उसने उस बिच पे भी हमला कर दिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ? कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए और कजली के जो 2 दांत थे वो उसकी गर्दन पर लग गए कुब्जा की। इस बार कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन
बचाया ना जा सका। और जैसे ही उसके वो दांत लगे वो सेप्टिक हुआ, वो जहर फैल गया और इस बार वो जो द्वेष प्रेम भरा जीवन, मतलब जो कुब्जा का कभी नफरत वाला थोड़ा प्यार वाला जो उसका जीवन था, वो आखिरकार नहीं बचाया जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। तो मतलब वो कहते हैं कि थे तो तीनों मोर ही, लेकिन तीनों का टेम्परामेंट, तीनों का जो नेचर था वो बिल्कुल अलग अलग था। और जो मेरे लिए बहुत महत्व रखता है कि हर पक्षी का नेचर अलग होता है। राधा अप्रतीक्षा में ही दुकेली है। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी क्या कह रही हैं कि राधा वैसी तो अकेली है, लेकिन उसके साथ नीलकंठ की यादें हैं, इसीलिए उन्होंने दुकेली कहा है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तो कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर वे अपनी केका का त्रिवटर करके नीलकंठ को बुलाती रहती हैं। तो आषाढ़ जो देसी महीने होते हैं, आषाढ़ है, श्रावण है, जब बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और पूरा आसमान जब बादलों से भर जाता है, तो वो कभी तो झूले पर बैठकर और कभी जो अशोक के वृक्ष होते हैं उसकी डाल पर जाके, ब्रांच पे जाकर बैठकर नीलकंठ को बुलाती रहती है और तब से वो उसकी यादों में खोई रहती है। और बच्चों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।